हेलो फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन के डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आज हम लोग स्टार्ट ऐसा मैं कोशिश करूंगा। आज मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज लाया हूं जो आज का स्टडी प्लान था उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आज कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना था, प्लस मैथ्स में आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय ये करना था, हिंदी में प्रत्यय करना था, और जो है इकोनॉमिक्स में मैंने आज डाला है आपके लिए जनगणना वाला, और ज्योग्राफी के सेक्शन में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इसको मैंने ऐड किया है, और इन सब से कुछ एमसीक्यू मैंने प्रिपेयर किया है। तो चलिए वीडियो देखिए, कोशिश करते हैं। अब आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, तो मैं डेली बनाने का प्रयास करूंगा। देखो टाइम मेरे पास उतना होता नहीं है, बट अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, डेली जो मैं आपको दूंगा डेली प्लान, उसके बाद रात में आपको मिलेगा उससे रिलेटेड एमसीक्यू। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका इससे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सीधा सा है, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। फिर क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, एंड सी बोल रहा है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये कंप्यूटर की क्वेश्चन ना मैंने गूगल से इंग्लिश से निकाला है, फिर उसको मैंने ट्रांसलेट किया है गूगल से, गूगल क्या ट्रांसलेटर से। तो ट्रांसलेशन वाला मत दो, देखो इंग्लिश वाला ही देख लो अब आप लोग। ये तो इसका आंसर भी ओपन आ गया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो क्या क्या काम करता है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है, मतलब उनको जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करेगा। ऑप्शन सी बोला जा रहा है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम को सिस्टम से सेवा प्रदान करता है ना एप्लीकेशन के लिए। तो इसका आंसर सभी है, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ही काम है, मतलब ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड मैंने लाया डाला है इस एप्लीकेशन कंप्यूटर से। कंप्यूटर में क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना। पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब तो 30 क्वेश्चन आएगा। तो 50 क्वेश्चन में ना 50% जो क्वेश्चन है वो टफ होते थे, 50% ईजी होते हैं। तो ऐसा मान के चलो इस बार भी हॉस्टल वार्डन में 30 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 15 क्वेश्चन कम से कम टफ आएंगे, और बहुत टफ आएंगे। जैसा ट्रेंड रहा है, हो सकता है इजी भी आ जाए, बट हम जो चल रहा है उसको पकड़ के चलते हैं। इजी आ गया तो बन भी करेगा ना, सबसे बनेगा। बट टफ आ गया तो उनसे बनेगा जो थोड़ा डीप में जाके पढ़े हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर का है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में आपको बताना है कौन कौन सा है। ठीक है, ये ए हो गया, ऑप्शन है। अब देखिए इसमें प्रायोरिटी डाला गया है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो देखो मुझे भी उतना जानकारी नहीं है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं, बट गूगल से मैंने इसका आंसर सर्च करके पता कर लिया कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन से हैं। ये सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसको थोड़ा याद कर लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब तो मुझे ये समझ में आ गया कि सीपीयू में जो प्रोग्राम फर्स्ट डाला जाता है उसको पहले आपको क्या करेगा, सर्व करके देगा, मतलब एग्जीक्यूट करके देगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग हो सकता है, शॉर्टेस्ट जो जॉब जो फंक्शन प्रोग्राम शॉर्ट हो उसको पहले वो शेड्यूल कर ले। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता होगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होता है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होता है, और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग होता है। तो ये सब याद कर लेना, देख लेना एक बार, ये क्या पता यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। चलिए दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को चलते हैं। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? इसमें आज के पेपर में को मैथ्स भी मिलेगा, आगे हिंदी भी मिलेगा और जीके भी मिलेगा। तो देखते चलो, लास्ट तक देखो वीडियो, 10-15 मिनट का हो, ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा भी नहीं मैं। आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। आज आपने जो पढ़ा, जो मेरे डेली स्टडी प्लान है उसके अनुसार आज जो पढ़ा, क्या वो एक्चुअल में मैच खा रहा है? देखते चलिए देखिए। The term operating system, a set of program which controls computer working, the way of computer operator works, फिर conversion of high level language into machine language, ये तो नहीं है। The way of floppy disk drive operates, ये भी नहीं है। The way of computer operator work, ये भी नहीं है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा set of programs which controls computer working। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? सीधे से है कि वो प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करेगा या नियंत्रण करने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्वैप स्पेस इन अ डिस्क इज प्राइमरली यूज्ड टू। डिस्क में स्वैप स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, बट मैं देख के बता रहा हूं। इसका आंसर है सेव प्रोसेस डेटा। याद कर लेना,
कुछ क्वेश्चन टफ होंगे यार आज के में जो कंप्यूटर आपको हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन भी ना बने, बट घबराना नहीं है, मैं जानबूझ के टफ रखा हूं। ठीक, लिनक्स क्या है, अब लाइनेक्स क्या है, इसको लाइनेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन ऑपरेटर नहीं है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, डेटाबेस डीबीएमएस भी नहीं है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को ही तो बोलते हैं। जब घुमा के रखा है प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता और फट से मार देते आप, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा ही नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिया है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओएस ही तो है। तो देखो लाइनेक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं है, पता है अपने को। वर्ड प्रोसेसर भी नहीं है, प्रोसेसर थोड़ी है भाई। एंड ना ही वो डीबीएमएस है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिंपल सी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है सिस्टम कॉल्स। मुझे भी नहीं पता, मैं देख के बता रहा हूं आंसर, सीधी सी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस? सिस्टम कॉल्स इंटरफेस का यूज किया जाता है। चलिए, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ क्या है? ये मुझे पता है। डॉस में फाइल नेम की अधिकतर जो है लिमिट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है व्यापम का, 8 कैरेक्टर होता है। ठीक है, 8 कैरेक्टर। डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी है? 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, इसको याद रखना। एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? ये व्यापम का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 1995 में। डेट वेट याद रख लेना। एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? 1995 में। ऐसे साढ़े से क्वेश्चन भी पूछ देता है। कंप्यूटर नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर जिसको आता है, कोई कंप्यूटर का मास्टर भी होगा, उसको भी नहीं पता होगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, उससे क्या लेना देना। ठीक है, बट पूछ रहा है, कंप्यूटर ज्ञान के बाहर का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए अब हिंदी की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के कुछ 8-10 क्वेश्चन हो गए, अब हिंदी की क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यय क्या है? आज आपको प्रत्यय करना था, तो प्रत्यय सिंपल सा प्रश्न है। प्रत्यय क्या है? कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताने वाला। इसका आंसर तो आप लोग अब कमेंट करके बताओ, जो देख रहे हो कमेंट कर देना। अब प्रत्यय का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए, वो क्या है? प्रत्यय है। और क्या लिखा है? दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय। ये भी याद रखना, ये एग्जाम में आए हुए हैं व्यापम की। जैसे समाज धन ईक से बनता है सामाजिक, सुगंध धन ईत से बनता है सुगंधित। तो ये सब प्रत्यय है। ये जो आपको दिख रहा है पीछे लगा हुआ, ये सब क्या है? प्रत्यय है। एक प्रश्न करते हैं, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी। तो सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है। सावधान, ये मूल शब्द हो जाएगा। धन, उसमें क्या जुड़ा है? ई जुड़ा है। तो ये मूल शब्द है, इसको बोलते हैं क्या? मूल शब्द। मूल शब्द। और ये क्या है? आपका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय होता है, अब ये भी व्यापम का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये व्यापम में पूछा जाके। प्रत्यय क्या है? शब्दांश है, वाक्यांश है, पद्यांश है, पदांश है। तो प्रत्यय क्या है? शब्दांश है, शब्द का एक अंश है, याद रखना। कोई शब्द नहीं है, प्रत्यय इज नॉट शब्द। प्रत्यय शब्द नहीं है, एक शब्दांश है, शब्द का एक अंश है। लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? आई, ई, लड़, आई, आई। तो एक्चुअल में लड़ाई शब्द को अगर मूल शब्द देखोगे तो लड़ मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। ठीक है, सो आई इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लड़ जो है मूल शब्द है, याद रखना। लड़ जो है वो कैसा है? मूल शब्द है। और आई क्या है? प्रत्यय है। लड़ धन आई कृत प्रत्यय है। प्रत्यय के कुछ प्रकार होते हैं, वो भी देख लेना, व्यापम पूछता है। झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का हुआ है, प्रयोग हुआ है? व्यापम के ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है वो खरीद लेना, और वहां से इंग्लिश को कर ले, हिंदी को कर लेना। हिंदी के मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखाई देगा, या पैटर्न आपको एक दिखाई देगा, वो कॉन्स्टेंट पैटर्न में पूछता है। और 5 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं आपके एग्जाम में, देख लेना। तो झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो झाड़ू शब्द में ऊ, झाड़ धन ऊ, झाड़ू। झाड़ से बना है, ये मूल शब्द हो गया, इसमें अपने ऊ प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? झाड़ू। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? रंगीला शब्द में, तो रंगीला शब्द में रंग धन इला, रंग मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है? जहां से एक नए शब्द का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो रंग में हमने इला जोड़ दिया। अब इला कोई शब्द नहीं, एक शब्दांश है, उसको जोड़ने से क्या बन गया? रंगीला।
पियक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो पियक्कड़ शब्द में अक्कड़, अक्कड़ शब्द का उपयोग हुआ है, पियक्कड़। अब आ गया मैथ्स। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख लो। आज स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन करने थे। अब सीधे से फॉर्मूला होता है चाल बराबर या स्पीड बराबर दूरी बटे समय, दूरी डिस्टेंस बटे समय टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। आपको दिया है डिस्टेंस, आपको दिया है समय, डिस्टेंस दिया है 29-24, टाइम दिया है 43। अब इसको भाग कर लो तो स्पीड आ जाएगा, भाग करो तो स्पीड आ गया। भाग ही करना है, भाग करके बताओ, कमेंट करके बताओ, सिंपल सा आंसर है, कमेंट करो इसका। वैसे आपको बता दूं इसका आंसर 68 किलोमीटर प्रति घंटा है, बट भाग करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया। उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति चाल से किया, 60% दूरी। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आपको औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, मैं वो लिख देता हूं। औसत, ये प्रश्न तो आप लोग पढ़े ही होंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, तीन पार्ट दिया है ना, कि 30% डिस्टेंस इतने स्पीड से किया, 60% डिस्टेंस इतने स्पीड से किया। अब जो बचा तो टोटल 30 और 60 हो गया 90, तो 10% बचा होगा। 10% डिस्टेंस को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया। तो यात्रा के लिए उसका औसत, तो 3 डिस्टेंस है तो d1 कुल दूरी फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। अब आपको पता है एक दूरी 30 मान लो, 30% है, तो एक दूरी 60 है, 60% दी है तो 60 मान लो, और एक दूरी 10 है तो 10 मान लो, तो दूरी 100 आ जाएगा। अब टाइम कैसे निकालोगे? आपको पहले सेगमेंट में, पहला सेगमेंट देखोगे तो पहला सेगमेंट में उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d1 कितना दिया है हमने? डिस्टेंस 1 को माना है 30% दिया है, तो है ना, 30% दिया, ध्यान से देखोगे तो 30% दिया है। और स्पीड कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 30/20 हो गया, काटो तो 3/2, तो यहाँ पर लिख लेना 3/2 धन t2 निकालो, टाइम 2, तो d2/s2। d2 कितना दिया है? 60, और s2 दिया है 40, तो इसको भी काटोगे तो 3/2, ये भी कितना आ गया है? 3/2 प्लस, अब जो अगला है वो 10/10 आ रहा है, तो 10/10 मतलब 1/1। सॉल्व करोगे तो ये 100 हो गया, बटे 3/2 धन 3/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 धन 1, तो 100/4 मतलब 25% आंसर आ रहा है, 25 सीधे से। औसत चाल कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, 25 क्वेश्चन आने वाला है। 25 क्वेश्चन में अगर जब तक 20 नहीं बनाओगे हॉस्टल वार्डन नहीं बन सकते। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक कार की गति एक बस की गति का 1.5 गुना है। एक कार की गति एक बस की गति का 1.5 गुना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है कोई, तो 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लिए गए एक कार का अंतर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ये बोल रहा है, मान लो बस की गति मान लो, यहां पर बस लिख देता हूं, बस की गति दिया है x, तो कार की गति इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब ये 3/2 हो जाता है, 3/2x। ओके, अब बोल रहा है कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 720 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो बस द्वारा किए गए और कार द्वारा किए गए समय का अंतर कितना होगा? जो कार है ना, जो कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 720 किलोमीटर दूरी करती है, तो टाइम कितना लगा? तो पहले कार का निकलते हैं, कार का समय, कार द्वारा कितना समय लिया गया, तो कार द्वारा समय, कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, टाइम, तो टीसी मतलब टाइम कार के लिए। कार का फॉर्मूला क्या होता है? तो निकालो, देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे स्पीड। तो दूरी कितना दिया है जी? दूरी दिया है 720, और स्पीड कार का कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। काटो, 12×6=72, 12 आ रहा है। ओके, अब बस का निकालेंगे।
बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, तो टीवी लिख दो। तो दूरी कितना है, दूरी तो 720 ही है। अब कार का, बस का स्पीड नहीं दिया है, ठीक है, कार का स्पीड दिया है, तो बस का स्पीड कितना है, x है, लेकिन कार का स्पीड कितना, तो हमको कार की स्पीड दिया था 60 किलोमीटर और कार का स्पीड का कितना है, 3/2x है, यही बराबर 60 है। तो सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 दूनी, तो x बराबर आ जाएगा 40। तो x कितना है, 40, और 40 किसकी स्पीड है, बस की। तो इसको डिवाइड कर दो 40 से, तो इसको काटो, 4 एकम 4, एक आया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो कितना आ गया, 18 घंटे। बस कितना समय ले रही है, 18 घंटे। कार कितनी समय ले रही है, 12 घंटे। तो 18 में 12 घटा दो, कितना आंसर आएगा, 6 घंटे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसकी स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो ये किलोमीटर बटे घंटा है ना, एक्चुअली में किलोमीटर बटे घंटा। तो 72 एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और एक घंटे में 3600 सेकंड। बस काट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है यार, एकदम इजी क्वेश्चन मैंने डाले मैथ्स के। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। राम किसी निश्चित दूरी की 2/3, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिए। कल अपन इसको करेंगे। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 6 किलोमीटर आने वाला है, बट आपके लिए होमवर्क है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप करिए, कल बताएंगे, कोई डाउट होगा तो। अब जीके की तरफ चलते हैं। जीके की बहुत इजी इजी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, देख लो एक बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? सीजी पीएससी में पूछा जा चुका है, सीजी व्यापम द्वारा पूछा जा गया प्रश्न है। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। ओके, तो उसको देख लो। आधुनिक भारत में जनगणना का शुरुआत हम देखेंगे तो 1872 में पहली बार दिखाई देगा। लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, जिसको रेगुलर माना जाता है यहाँ से। और स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ओके, आजादी के बाद हर 10 साल में जनगणना होता है, ये सब याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 दशमलव समथिंग समथिंग करोड़ है, याद रखना। एग्जैक्ट देखोगे तो ये हमारे देश की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा इस बार वाली जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन किस वर्ष कहा जाता है? ये सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्री में, 1921 का आंसर होगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? किस राज्य की पॉपुलेशन सबसे हाई है, अधिकतम है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये देखोगे आप, जम्बू द्वीप। भारत को क्या बोला जाता था? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का पार्ट माना जाता था। ओके, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो आपको देशांतरी विस्तार, अक्षांशी विस्तार याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया आपके लिए, देख लो। अक्षांशी विस्तार देखोगे तो 8/4 से 37/6 है, और देशांतरी विस्तार देखोगे तो 68/7 से 97/25। तो इसको उस सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/6 है ना, 8/4, ये वाला ऑप्शन होगा 8/4। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम का इशू है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं, आप बाकी इसको अच्छे से दीजिए, वीडियो पॉज कर करके देखो। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये आंसर कमेंट करो। अगर आप पढ़े हो आज तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ मुझे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 15,200 इसका आंसर होगा। स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा जलीय सीमा के जस्ट डबल है, याद रखना। जस्ट नहीं, नियर, एकदम नियर डबल है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, अगर भारत का नक्शा बना लोगे तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितना है? तो ये 29-33 है, याद रखना, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई। ये क्या हो गया? पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। उस तरह उत्तर से दक्षिण की लंबाई, नॉर्थ से साउथ का लेंथ कितना है? 3214 किलोमीटर है, इसको याद रखना। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो संपूर्ण भारत के 43% क्षेत्रों पर क्या है? मैदान है, इसको भी याद रखना। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा, मतलब गुजरात का जो समुद्री वाला जो तट रेखा है, कोस्टल लाइन लेंथ है, वो सबसे ज्यादा है, याद रखना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती?
तो यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरता, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। अगर पढ़े होगे, नाम याद होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आज का ये हो गया हमारा हॉस्टल वार्डन का। अब कल आपको क्या करना है, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस पढ़ना है, हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय तो आज पढ़ लिए, उपसर्ग कर लेना, मैथ्स में एचसीएफ एंड एलसीएम सॉल्व कर लेना, इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, उसी को करना। इसमें आप लोग क्या कर लो, नेशनल इनकम कर लो, राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक को कर लो, और ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर के बाद वैसे मैं बोलूंगा भौतिक विभाजन को एक बार और पढ़ लो, क्योंकि वो कंप्लीट तो हुआ नहीं होगा। सो भौतिक विभाजन को भी देख लेना, और बाकी बाल विकास डेली पढ़ो, करंट अफेयर डेली करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो फिर कल इसी टॉपिक का मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, जो आपका कल का स्टडी प्लान है डेली वाला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।